नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, क्लासें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं और झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज भी चल रही है। लगभग 33-34 वन लाइनर सीरीज मैं दे चुका हूं। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वन लाइनर सीरीज भी मिल रही है, तो आप लोग जाइए वन लाइनर सीरीज को देखिए और लगातार कंटिन्यू करिए। ठीक है, आज हम एक नया प्रयास कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत आज से प्रारंभ हो रही है, आज से शुरुआत हो रहा है और आज वर्ल्ड हिस्ट्री मॉक टेस्ट संख्या 1 है, टेस्ट सीरीज संख्या 1 है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर और यह झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए सीरीज ला रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह जो सीरीज चल रही है, यह वर्ल्ड हिस्ट्री जो चल रही है, ये झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए चल रही है। और मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बता दूं, अगर परीक्षा होने तक अगर आपने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर जो भी सीरीज मिल रही है, चाहे वन लाइनर सीरीज मिलती हो, चाहे आपको टेस्ट सीरीज मिलता हो, चाहे लेक्चर्स मिलते हो, अगर आपने उसे 100% फॉलो कर लिया है 100%, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% परिणाम मिलेगा। यह हवाबाजी नहीं बोल रही, मैं बात कर रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है। इन बहुत कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। ध्यान रखिएगा, यह जो पूरा कोर्स रहेगा सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए का कोर्स है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी जिनको भी करना है वह 699 रुपए का कोर्स है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 699 रुपए का कोर्स है झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए। और यह जो सीरीज मिलेगी, यह जो कोर्स मिलेगा, यह अन्य टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी बात मत सोचिएगा कि एक महीने का समय बचा हुआ है उसके बाद क्या होगा। एक तो अमाउंट भी कोई बहुत बड़ा नहीं है और बाकी परीक्षाओं में भी आपका काम देगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको कम से कम 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे। 2000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलाकर, और लगभग 5500 क्वेश्चन की सीरीज की पीडीएफ भी आपको मिलेगी और उसका लेक्चर्स वीडियो भी मिलेगा, उसका वीडियो भी मिलेगा और जो भी चीज मिलेगी वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, और लेक्चर्स वीडियो भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एक टॉपिक पर आपको लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, प्लस उसका भी नोट्स मिलेगा। तो इतना सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए में। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, और टेलीग्राम आप सभी लोग को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मॉक टेस्ट संख्या 1। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी? तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो लगभग 6 एडी में, 6 ईसा पूर्व में इन्होंने शुरू किया था चीन ने। देखिए, चीन में ही सबसे पहले योग्यता के आधार पर परीक्षा हुई थी। तो योग्यता पर आधारित एक सिविल सेवा की सबसे पुराना उदाहरण चीन की इंपीरियल नौकरशाही है, जिसे किन राजवंश के रूप में बहुत पहले पता लगाया जा सकता था। राजवंश के दौरान कार्यालय में नियुक्तियों के लिए वरिष्ठों द्वारा सिफारिश की जियोलियन प्रणाली स्थापित की गई थी। ठीक है, हॉन राजवंश से नियोजित सिविल सेवा भर्ती पद्धति एवं शैक्षिक प्रणाली को 1905 में अग्रणी चीनी बुद्धिजीवियों के दबाव में चीनी ड्रोवर साम्राज्ञी ने इसे समाप्त कर दिया। शुई वंश ने इस प्रणाली को अपनाया और इसे आधिकारिक भर्ती के रूप में बहुत अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया। ठीक है, अगर इतना नहीं सब कुछ ध्यान में रख पा रहे हैं तो इतना जानिए चीन ने सिविल सेवा परीक्षा सबसे पहले शुरुआत की थी। ठीक है, पहला खलीफा कौन था? सुलेमान पहला खलीफा कौन था ये आपको बताना है। तो सुलेमान महान या अबू बकर, इमाम हुसैन या कॉन्स्टेंटेंट। ठीक है, तो यह आपका जैसे यह आपका तुर्कमानिया सल्तनत के थी होते थे। तुर्कमानिया सल्तनत के यह लोग बादशाह होते थे। ठीक है, तो यह भी है इसमें। तो पहला खलीफा कौन था? सुलेमान महान, अबू बकर, इमाम हुसैन या कॉन्स्टेंटेंट। तो पहला खलीफा जो थे वह अबू बकर थे। अरे इन्हीं की लड़की थी क्या आयशा, जो चर्चा में रहता है, तो आयशा इन्हीं की लड़की थी अबू बकर की। ये बाद में मोहम्मद साहब के बाद यही खलीफा बन गए। तो पहला खलीफा कौन थे? अबू बकर। अबू बकर एक वरिष्ठ साथी एवं इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे। जब वह मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहला खलीफा बना तो उसने 632 से 634 ईस्वी तक रशीदुद्दीन खलीफा पर शासन किया। खलीफा के रूप में अबू बकर मोहम्मद द्वारा पहले से इस्तेमाल किए गए राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सफल रहे, क्योंकि इस्लाम के अनुसार मोहम्मद की मृत्यु के साथ धार्मिक समारोह और अधिकार की भविष्यवाणी समाप्त हो गई थी। उन्हें अल सिद्दीक कहा जाता था।
प्रश्न 3 देखिएगा, शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? आप जानते हैं मुहर्रम में करबला में तजिया ले जाया जाता है, हर जगह एक करबला बना दिया जाता है, वहाँ पर तजिया ले जाया जाता है। तो शिया संप्रदायों में शिया मुसलमानों का पवित्र शहर जो है करबला, ये किस देश में स्थित है? मतलब यहीं पर शिया सुन्नी वालों की लड़ाई हुई थी। तो करबला किस देश में है? ईरान में, इराक में, जॉर्डन में, सीरिया में। तो करबला जो है वह इराक में स्थित है। व्याख्या देखिएगा, करबला इराक का एक शहर है जो बगदाद के दक्षिण पश्चिम में है। शहर जिसे सबसे अच्छी तरह से करबला की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। मक्का और मदीना के बाद शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहरों में से क्या है? करबला। यह कहाँ है? इराक में है, इराक के बगदाद में है। ठीक है, यह इमाम हुसैन तीर्थ का घर है। इमाम हुसैन कौन था? तो इमाम हुसैन जो था, मोहम्मद साहब की शादी हुई थी खदीजा से शादी हुई थी। खदीजा से उत्पन्न एक बेटी थी फातिमा। ठीक है, तो फातिमा के पति थे यह इमाम हुसैन। ठीक है, तो करबला हुसैन इब्न अली की शहादत के रूप में जाना जाता है। इसे याद करने के लिए सालाना लाखों शियाओं द्वारा स्मरणोत्सव मनाया जाता है। करबला को कभी सभी शियाओं द्वारा पवित्र माना जाता है। ठीक है, ताशकंद शहर स्थित है। प्रश्न 4, ताशकंद शहर कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, रूस में, किर्गिस्तान में। तो कहाँ है ताशकंद शहर? तो वह है उज्बेकिस्तान में। यह सोवियत संघ का हिस्सा रहा है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यह ऐतिहासिक शहर 10 जनवरी 1966 के ताशकंद घोड़ा के साथ जुड़ा हुआ है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था। सोवियत प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री अलेक्सेई कोशिन ने किया था, जो भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान द्वारा संचालित था। मतलब यहाँ पर ताशकंद समझौता उसी समय हुआ था जब यह आक्रमण हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य। तो जब आक्रमण समाप्त हुआ तो ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप अच्छे तरीके से देख लें। तो वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हो ची मिन्ह के द्वारा। विकल्प डी जो है आपका सही है। हो ची मिन्ह एक वियतनामी कम्युनिस्ट तानाशाह थे जो प्रधानमंत्री और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ वियतनाम के राष्ट्रपति थे। वह 1945 में वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। साथ ही वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम की सेना और वियतनामी कांग्रेस भी शामिल थे। उन्होंने 1941 के बाद से वियतनाम माइनस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1945 में कम्युनिस्ट शासित डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ वियतनाम की स्थापना की और 1954 में दीन बीन लड़ाई में फ्रांसीसी संघ को हराया था। मित्रों, झारखंड पीजीटी इतिहास के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं वह कोर्स ले सकते हैं। कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके यह कोर्स में आप ले लीजिएगा। इसमें आप लोगों को कम से कम 100 पीडीएफ वहाँ पर दूंगा, 100 प्लस पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको वॉल लाइनर सीरीज जो है 5500 क्वेश्चन की वह भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी और लगभग 2000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलाकर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ लेक्चर्स वीडियो मिलेगा और लेक्चर्स वीडियो भी पीडीएफ मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 699 में जो झारखंड पीजीटी के लिए पा रहे हैं वो अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफी लाभकारी रहेगी। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, कौन सा देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित होता है? अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब। तो कौन देश संचालित होता है सम्राट के द्वारा? सऊदी अरब। आप जानते हैं सऊदी अरब, जिसे आधिकारिक रूप से सऊदी अरब के राज्य के रूप में जाना जाता है, यह पूर्ण राजशाही है क्योंकि 1992 में शाही डिक्री द्वारा अपनाई गई सऊदी अरब के मूल कानून के अनुसार राजा को शरिया और कुरान का पालन करना चाहिए। कुरान और सुन्नत को देश का संविधान घोषित किया गया था, लेकिन सऊदी अरब के लिए अभी भी कोई लिखित आधुनिक संविधान नहीं है। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं होता। मतलब एकमात्र अरब देश है जिसका कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, डेल कहते हैं, युआन कहते हैं, सोरा कहते हैं। तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। डाइट जो है जापान की द्विसदनीय विधायिका है। एक निचले सदन से बनी होती है जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। एक ऊपरी सदन है जिसे पार्षदों की सभा कहा जाता है। अरे जैसे भारत में जो संसद है लोकसभा राज्यसभा, वैसे जापान में डाइट संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। ठीक है, और इसी डाइट में द्विसदनीय सभा है ये डाइट। ठीक है, तो पहली सभा को क्या कहते हैं? निचले सदन को प्रतिनिधि सभा।
दूसरी जो ऊपरी सदन होती है उसे क्या कहते हैं, पार्षदों की सभा। डाइट के दोनों सदनों को सीधे एक समानांतर मतदान प्रणाली के तहत चुना जाता है। पारित कानून के अनुसार प्रधानमंत्री के चयन के लिए डाइट औपचारिक रूप से जिम्मेदार है। प्रश्न 8 देखिएगा, थाईलैंड की मुद्रा है, क्या है थाईलैंड की मुद्रा? थाईलैंड की जो मुद्रा है क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है बहत, रुपया, युआन या येन। तो देखिए भट्ट लिखा है, बहत होता है, बहत। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत है, बहत, बहत है। बहत थाईलैंड की मुद्रा है। यह 100 सेंट में विभाजित है। मुद्रा जारी करना बैंक ऑफ थाईलैंड की जिम्मेदारी है। प्रश्न 9 देखिएगा, 1911 की चीन की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? एक गणतंत्र की स्थापना के लिए, रेड्यूसलिज्म के लिए, जनतंत्र के लिए या लोगों की बढ़ती समस्याओं के लिए? किस लिए हुई थी बताएं? तो एक गणतंत्र की स्थापना के लिए, एक गणतंत्र की स्थापना के लिए, एक गणतंत्र की स्थापना के लिए चीन की क्रांति हुई थी। सिन्हाई क्रांति, जिसे 1911 की क्रांति या चीनी क्रांति के रूप में जाना जाता है, ने चीन की अंतिम शाही वंश किंग राजवंश को उखाड़ फेंका और चीनी गणराज्य की स्थापना की। क्रांति का नाम सिन्हाई था क्योंकि यह 1911 में चीनी कैलेंडर सेक्सजेनरी चक्र में सिन्हाई स्टेम शाखा का वर्ष था। 1 जनवरी 1912 को चीन गणराज्य के पहले वर्ष के पहले दिन के रूप में इसे स्थापित किया गया था। प्रश्न 10 देखिएगा, पूर्वी तिमोर इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्व उपनिवेश था। डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली। पूर्वी तिमोर जो था इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्वी उपनिवेश था। पूर्वी तिमोर इंडोनेशियाई द्वीप समूह पूर्वी उपनिवेश क्या था? पुर्तगाली था। पूर्वी तिमोर को 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित किया गया था और पुर्तगाल के देश के विघटन तक पुर्तगाली तिमोर के रूप में जाना जाता था। 1975 के अंत में पूर्वी तिमोर ने अपनी सत्ता की घोषणा की, लेकिन बाद में उस वर्ष इंडोनेशिया पर आक्रमण और कब्जा कर लिया गया था। अगले वर्ष इंडोनेशिया का 27वां प्रांत घोषित किया गया था। 1999 में आत्मनिर्णय के संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अधिनियम के अनुसार इंडोनेशिया ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, अगला देखिएगा, खत्म आपका हो गया। कुल 10 क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चन जो थे विश्व इतिहास के थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।